चल आ गए बेटा। तो शुरू करते हैं। चलो बोर्स मॉडल शुरू करना है। रदरफोर्ड मॉडल फेल हो गया था, अगर आप रिकॉल कर पाए। ठीक है, तो उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया इस थियरी ने। बोर्स atomic, basically he used Planck's quantum theory to explain the structure of the atom. ठीक है, कुछ 1913 में मॉडल प्रपोज किया था। तो जैसे आप देख सकते हो पोस्टुलेट्स, है ना, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस वही पुराने, और साथ में एक टर्म जो मैंने बीच में अभी लिया था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, अगर रिकॉल कर पाए तो दैट वाज एक्सप्लेन्ड बाय दिस बोर्स थियरी। तो सबसे पहले हम लोग पोस्टुलेट ही लिख लेते हैं। ठीक है, सो एक एक करके पहले पोस्टुलेट्स लिखेंगे, डिस्कशन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो लिखो बेटा पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थियरी। नंबर 1, नाइनटीन 1913 में प्रपोज किया था मॉडल। फर्स्ट लिखिएगा, ये बेसिकली रदरफोर्ड का ही समझ लो बेटर वर्जन है। पहला पॉइंट लिखेगा, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम revolve around the nucleus, revolve around the nucleus in a certain selected circular paths, certain selected circular paths called orbits, called orbits. अब आप डिफरेंस को समझने की कोशिश करना बेटा। जो रदरफोर्ड ने प्रपोज किया और जो बोर साहब ने प्रपोज किया। रदरफोर्ड ने जो है वो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बस छोड़ दिया इतना कह करके। फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी थी मैक्सवेल की, उसके अकॉर्डिंगली वो एटम कोलैप्स कर रहा था। इन्होंने क्या कंसीडर किया, बोला ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम रहा हो, उसको एक सिलेक्टेड पाथ दिया गया है घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ, जिसको नाम क्या दे दिया इन्होंने, ऑर्बिट। ठीक है, आगे लिखना बेटा, दीज ऑर्बिट्स, कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट ही, दूसरा पॉइंट करके भी लिखोगे तो भी चलेगा, सब अपने नोट्स है, पॉइंट इधर उधर करने से मार्क्स नहीं बदलने वाले। These orbits are associated with, these orbits are associated with definite amount of energies. These orbits are associated with definite amount of energies and are called energy shells or energy shells or energy levels. ठीक है, तो वो क्या कहना चाहता है कि अगर ये न्यूक्लियस है आपका, ये न्यूक्लियस है, तो ये एक शेल फॉर एग्जांपल आपने ले लिया, ये अगला शेल 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 ले लिया, इस तरह से शेल्स कंसीडर किए, उनको नाम भी दे दिया शुरुआत में, जैसे के एल एम, इस तरह से नाम दिया। लेकिन उससे बेटर हम लोग यहां पर लिखेंगे इसको, जैसे हमने लिखा फर्स्ट ऑर्बिट, इसको हमने नाम दिया सेकेंड ऑर्बिट, इसको हमने नाम दिया थर्ड ऑर्बिट,
तो रादर देन KLM हम लोग यहाँ फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम क्यों? ऑर्बिट नंबर ही देना ना, 1 2, जैसे आप फ्लोर्स बोलते फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, वैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह से बस नाम देना है। और हर एक ऑर्बिट वो कह रहा है कि इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, सबकी अपनी एनर्जी है। इसके आगे लिखिएगा, ये कॉपी करते रहना बेटा। लिख लिया बेटा? चल पॉइंट नंबर 2 लिखो, एंड दिस इज वेरी वेरी स्पेशल। पॉइंट नंबर 2 या पोस्टुलेट नंबर 2, ठीक है। इसमें लिखिएगा द एंगुलर मोमेंटम, पोस्टुलेट 2 लिखिएगा, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन कर लेना बेटा, एंगुलर मोमेंटम। हो सकता है आप में से ज्यादातर लोगों को ना पता हो ये। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग round the nucleus, the angular momentum of an electron moving round the nucleus is quantized। देखो कई सारे अभी कंफ्यूजन वाले टर्म आ रहे हैं, घबराना नहीं, केवल आप लिखते जाइए, सुनते जाइए, सब समझ में आएगा। एंगुलर मोमेंटम, एक तो ये चीज ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होगी, इट्स ओके। फिर वो कहता है एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज्ड टर्म आया, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। जैसे याद है हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था, फिर क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी लिखा था, क्या याद आ रहा है? Yes, sir. चलो, सो ये जो सेकेंड पॉइंट है उसमें आपने लिखा है कि और एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग राउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। तो ये दोनों टर्म को विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहले एंगुलर मोमेंटम क्या है और फिर ये क्वांटाइज्ड का क्या मीनिंग लिखा हुआ है। तो मोमेंटम मेरे ख्याल से सब लोग जानते हो, है ना। जो तुम जानते हो उसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं। तुम लोग लीनियर मोमेंटम जानते हो, जो होता है मास इनटू वेलोसिटी। एम आई करेक्ट? Yes, sir. तुम लोग लीनियर मोमेंटम जानते हो। एंगुलर मोमेंटम आगे चल के आप पढ़ोगे फिजिक्स में, मैं केवल उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन यहां पर दे रहा हूं, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम जो है, एंगुलर मोमेंटम है, वो फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे तो वो मेरे ख्याल से क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ लिया होगा। तो ये आर क्रॉस पी है। इसको कई बार मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम बोला जाता है। आर रेडियस वेक्टर है और पी लीनियर मोमेंटम वेक्टर है, ठीक है। बिकॉज हम लोग इलेक्ट्रॉन में डील कर रहे हैं जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो अगर इसमें मैं रिप्रेजेंट करूं तो समझ लो ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन ऐसे यहां जा रहा है, सर्कुलर पाथ करेगा अभी, तो ये लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन हो गया, ये तुम्हारा रेडियस वेक्टर हो गया। आगे चल के आप फिजिक्स में इस एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेक करोगे। मेरे ख्याल से हो सकता है पढ़ाया भी हो अभी, अगर डॉट प्रोडक्ट याद है? सर पढ़ा, राइट हैंड हम लोग। हाँ बस बस बस, आप पढ़े लिखे बच्चे हो तो राइट हैंड थंब रूल सब आपने पढ़ा हुआ है, उतने पे हम जाएंगे नहीं। हमारा काम तो केवल ये है कि हमें किसी तरह से इसको फिट करना है अपने इलेक्ट्रॉन वाले थियरी पे। अब आप ध्यान से मेरी बातें सुनना। ये जो आर है ये बेसिकली हमारे लिए, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड आर पी, और फिर क्या लिखेंगे बेटा, साइन थीटा एन कैप। याद आ रहा है? ठीक है। तो हमारे लिए डायरेक्शन अभी हम मैटर नहीं करता है, थीटा क्या क्या है यहां पर हमारे केस पे, थीटा कितना है
90 समझ में आ रहा है? Yes, sir. साइन 91 हो गया, यानी कि ये हमारे लिए एक्चुअली आरएमवी हो गया। क्या तुम समझ पाए एंगुलर मोमेंटम आरएमवी क्यों लेंगे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस के लिए? Yes, sir. एंगुलर मोमेंटम आरएमवी, एंगुलर मोमेंटम आरएमवी किसके लिए? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स में डिफाइन किया गया है आर क्रॉस पी, और फिर उसको हमने आर पी साइन थीटा करके लिखा। थीटा हमारे केस में 90 डिग्री था, इसलिए हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बन के आया वो आर एम वी है। आप ध्यान देखो, अगर आप, बिकॉज आपको तो एग्जाम में सभी आएगा, फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, मैथ्स भी आएगा, है ना। आप इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ना। अगर आप बुक्स पढ़ोगे ना तो उसमें एमवीआर करके लिखा होगा। तुमने देखा मैंने जानबूझ के इसको आरएमवी लिखा है, तो अभी भी अगर बुकलेट भी ओपन करोगे ना उसमें पक्का एमवीआर लिखा होगा। लेकिन अगर आप आरएमवी लिखते हो तो उसका फायदा क्या है? आपको क्लैरिटी है कि आर क्रॉस पी है, बिकॉज आर क्रॉस पी और पी क्रॉस आर डिफरेंट हो जाएगा। क्या बात समझ पा रहे हैं? Yes, sir. अगर आप अपने रटने वाली स्टाइल में एमवीआर के बदले आरएमवी लिखोगे ना तो आप ज्यादा अच्छा रिलेट कर पाओगे। पता नहीं क्वेश्चन में क्या चेंज कर दे एग्जाम में, तो हर बेसिक चीजें अपने को देख के रखनी है, ठीक है। तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब बात करते हैं ये क्वांटाइज्ड वर्ड क्यों लिखा है और इसने क्या बोला है क्वांटाइजेशन को लेकर के। तो एक इसी में कंटिन्यूएशन में लिख सकते हो या नया पॉइंट करके भी लिख सकते हो कि हमने यहां पर लिखा था ना, एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग राउंड द न्यूक्लियस इज क्वांटाइज्ड। इसका मीनिंग क्या है? लिखो, only those orbits are permitted, only those orbits are permitted in which, only those orbits are permitted in which the angular momentum of electron, angular momentum of electron is whole number multiple of, is whole number multiple of h upon 2 pi, h upon 2 pi। देखिए वो जो कह रहा है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बेटा, वरना आपको फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। हम लोगों ने आरएमवी एंगुलर मोमेंटम निकाला फॉर्मूला, और वो कह रहा है कि आपको बहुत सारे ऑर्बिट्स, कुछ भी ऐसे सर्कल बना दो और बोलो ये ऑर्बिट है, तो कह रहा नहीं ऐसा नहीं है, केवल उसी को आप ऑर्बिट कंसीडर करोगे, उसमें ही इलेक्ट्रॉन, उसी सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h अपॉन 2 पाई के मल्टीपल में हो, यानी NH/2 पाई हो। दैट मीन्स जो भी ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसमें एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई होना चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट उसको बोलेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम 2h/2 पाई होगा। थर्ड ऑर्बिट उसको बोलेंगे जिसमें एंगुलर मोमेंटम 3h/2 पाई होगा, सो ऑन। यानी उसने कुछ भी ऐसे ऑर्बिट सिलेक्ट नहीं किए, उसने अपना जो भी कैलकुलेशन किया होगा उसके बेसिस पे ये बताया कि आपको केवल उन सर्कुलर पाथ को कंसीडर करना है एज ऑर्बिट जिसमें एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, मतलब जिसमें होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई हो। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया वो कहना क्या चाहता है? Yes, sir.
आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो कि ये h/2 उसकी पॉकेट में कहां से आ गया, ठीक है। तो तुम सरप्राइज होगे बट कि ये जो h/2 वाला पॉइंट है ये एक्चुअली काफी बाद में आया था। 1924 में एक्चुअली इसका एक्सप्लेनेशन दिया था डी ब्रॉगली ने। 1924 में डी ब्रॉगली ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया, वो मैं बताता हूं, पहले इतना आप कॉपी कर लो। लिख लिया बेटा? Yes, sir. अब इसमें देखो एक्सप्लेनेशन आप अभी ना भी लिखो तो भी चलेगा, बाद में फिर से करने ही वाले हैं। डी ब्रॉगली साहब ने, जैसे आइंस्टाइन ने बोला था ना कि जो लाइट है दैट हैज बोथ पार्टिकल कैरेक्टर, वेव कैरेक्टर एज वेल एज पार्टिकल कैरेक्टर, डुअल कैरेक्टर, वैसी ही चीज डी ब्रॉगली ने माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए बोला। पार्टिकल्स जो बहुत कम मास के हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया या उस जैसे जो भी पार्टिकल्स हैं, उनके लिए बोला डुअल बिहेवियर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नील बोर ने लिया, उसमें जो स्पीड होती है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज्यादा होती है। तो इन्होंने बोला कि जब भी कोई पार्टिकल इस तरह से मूव करेगा विद वेरी हाई स्पीड तो इट विल बिकम अ वेव, पार्टिकल इज बिकमिंग व्हाट, वेव। थोड़ा बहुत समझ में आया? और वेव होगा तो फिर वो वेवलेंथ भी उसके लिए डिफाइन करना पड़ेगा अपने को, है ना। तो जैसे अगर आप देखो हम लोग ने उस टाइम पर रिकॉल करोगे तो E इज इक्वल टू mc² लिखा था, याद है, फोटोन के लिए। और फिर E इज इक्वल टू हमने hc/λ भी लिख दिया था, फिर इक्वेट किया था। अगर आप रिकॉल करो तो एंड में हमने लिखा था h/p। याद आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? Yes, sir. लैम्डा इज इक्वल टू h/p। अगर इसी के बेसिस पे हम जो पार्टिकल है, हाई स्पीड जो पार्टिकल है उसके लिए लिखेंगे तो हम सिंपली लैम्डा इज इक्वल टू h/ और p के बदले क्या लिख देंगे, mv। थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा? ये दोबारा पढ़ेंगे हम लोग, डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन करके इसको बोलते हैं। तो डी ब्रॉगली साहब ने क्या बोला बेटा कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है विच ट्रेवल विद वेरी हाई स्पीड, वो कैसा बिहेवियर दिखाते हैं, वेव कैरेक्टर दिखाते हैं। जैसे इसी केस में बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व कर रहा है विद वेरी हाई स्पीड, तो अगर हम उसको वेव की तरह दिखाएं तो कुछ ऐसा दिखेगा। यहां से मान लो शुरू करते हैं, ये आपने वेव ऐसे बना दी, ये, और ये कनेक्ट होनी चाहिए, तो इसको कहते हैं इन फेज वेव। ये ऐसा क्रॉस नहीं कर जाना चाहिए, नहीं तो मूव कर रहा है तो वो इन फेज हमेशा होना चाहिए। अब आप देखो, आप अगर इसको कंसीडर करते हो वेव की तरह इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो सरकमफ्रेंस है वो कितना है बेटा, 2πr। तो अगर 2πr तो हमेशा ही रहेगा, उसका वेव से क्या लेना देना, तो उसका वेव से लेना देना ये है कि आप अब इसको वेवलेंथ के टर्म्स में लिख सकते हो n लैम्डा। अगर मान लीजिए कि इस तरह से n वेव्स हो गई तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, n लैम्डा। क्या बात समझ में आई? तो तुमने जब 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा लिखा, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा लिखा, और लैम्डा क्या है दिख रहा है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया NH/mv। अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो तो तुमको RMV इज इक्वल टू NH/2π मिल जाएगा। आपको पक्का उनको क्रेडिट देना चाहिए, कितनी बेहतरीन साइंस लोगों ने डेवलप की है। ऑल्दो बाद में
जो है अनफॉर्चुनेटली बोर थियरी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि ऐसा नहीं होता है बेटा, कोई गलत और सही की बात नहीं होती है। बात ये होती है कि वो उसके आगे का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसलिए वो थियरी वहां पर फेल हो रही है। तो वो गलत और सही की बात यहाँ साइंस में नहीं चलती है। ये रहता है कि जब तक जो फैक्ट्स थे उस टाइम तक, उस टाइम के बेहतरीन फैक्ट्स उन्होंने एक्सप्लेन किए, जो नए फैक्ट्स आए अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए, तो ये भी थियरी फेल होगी। और फाइनली जो आज के टाइम पर हम थियरी पढ़ते हैं वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, वो भी हम करेंगे। बट मैंने बोला ना कि ये उस टाइम पर उन्होंने प्रपोज किया, पोस्टुलेट एज्यूम किया, और देखो उसका एक्सप्लेनेशन कितनी बेहतरीन तरीके से वेव थियरी के बेसिस पे इन्होंने दे दिया डी ब्रॉगली साहब ने। तो आप चाहो तो इसको भी कॉपी कर सकते हो, कोई बात नहीं। ये वैसे हम दोबारा भी करने वाले, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन है क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसको एक्सप्लेन किया, रीजन फॉर क्वांटाइजेशन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम है वो किसने दिया? वो दिया था डी ब्रॉगली साहब ने। इसको कॉपी कर सकते हो बेटा। कॉपी कर लिया बेटा? चलो अब नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिएगा बेटा। नेक्स्ट पोस्टुलेट लिखिए। थर्ड फोर्थ जो भी नंबर आप डालना चाहें। अब आप देखो बेटा, रदरफोर्ड थियरी में क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है, ऐसा बोल रहे थे सब कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर रहा है, इसकी वजह से इट विल बी अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस मोर, एंड एज अ रिजल्ट वो जाकर के न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा। यही तो ड्रॉबैक था। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्पेशल चीज बोली। इन्होंने कहा ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में प्रेजेंट है, एक्चुअली में उसकी जो एनर्जी है वो ऑर्बिट की वजह से आई है। वो जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को लूज या गेन नहीं कर सकता है जब तक कि वो ऑर्बिट में होगा। जैसे मैं तुमको अगर घरेलू एग्जांपल दूं, तो मान लो तुम एच हाइट पे किसी फ्लोर पे खड़े हो, राइट, और तुम उस फ्लोर पे कितना भी इधर से उधर घूमो टहलो, तुम उस एमजीएच को लूज या गेन कर सकते हो? नहीं लूज या गेन, क्योंकि वो एनर्जी आई कहां से आपके पास? वो आई है बिकॉज ऑफ वो जो हाइट आपने ले रखी है। और जब तक आप उस हाइट पे होगे तब तक आपकी एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी, वो एमजीएच ही होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? और अगर आपको एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लूज या गेन करनी है तो आपको फ्लोर छोड़ना पड़ेगा, या तो आप ऊपर जाओ या नीचे आओ। आई होप आप मेरी बात, इस बात को समझ पा रहे होगे। यहां पर वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट इन्होंने बोला। तो आप पोस्टुलेट लिखिएगा, एज लॉन्ग एज, बड़ा इंटरेस्टिंग ये पोस्टुलेट है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन remains in a particular orbit, as long as the electron remains in a particular orbit, it does not lose or gain energy. It does not lose or gain energy. It does not lose or gain energy. This means the energy of an electron
This means the energy of an electron in a particular orbit, energy of electron in a particular orbit remains constant. Remains constant. Remains constant. That is why these orbits are also called as स्टेशनरी ऑर्बिट्स. क्या बुलाते हैं बेटा? स्टेशनरी ऑर्बिट्स. एनर्जी लूज या गेन नहीं हो रहा है ना, स्टेशनरी ऑर्बिट्स बुलाएंगे इनको. जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहेगा उसकी एनर्जी उतनी ही मेंटेन्ड रहेगी. अगर उसको एनर्जी लूज या गेन करना है तो उसको ऑर्बिट छोड़ना पड़ेगा, वो पर्टिकुलर वाला. अगर एनर्जी गेन करेगा तो किसी हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा, और अगर एनर्जी लूज करेगा तो किसी लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा. इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लूज या गेन कर सकता है. क्या बात समझ में आई? Yes, sir. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोस्टुलेट लिया गया है ये. अब इसमें क्या होता है कि ये जो फोर्थ पोस्टुलेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी बेसिस पे हम लोगों ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया. एटॉमिक स्पेक्ट्रम को तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं जो जैसे ये न्यूक्लियस है ना, तो आप ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, इस तरह से आप बनाते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो कह रहा है कि अगर आपने एटम को बाहर से एनर्जी दे दी, अगर एटम को बाहर से एनर्जी दे दी तो वो क्या करेगा? अगर इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में है तो ये एनर्जी गेन करके वो किसी हायर ऑर्बिट में चला जाएगा. ठीक है, फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है, सेकंड से थर्ड में जा सकता है, फर्स्ट से थर्ड में जा सकता है. जहां पर भी होगा वहां एनर्जी गेन करेगा और हायर ऑर्बिट में जाएगा. ठीक है, अब तुमने एनर्जी देना बंद कर दिया, सप्लाई करना बंद कर दिया, तो हर सिस्टम स्टेबलाइज होना चाहता है, और जब सिस्टम स्टेबलाइज होना चाहता है तो वो क्या करेगा? वो एनर्जी को रिलीज करेगा. एनर्जी जो रिलीज हुई है, जो एनर्जी रिलीज हुई है, किसी एक ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी ऑर्बिट में आया, एनर्जी रिलीज किया, तो वो कह रहे हैं जो रिलीज्ड एनर्जी है वो फोटोन के फॉर्म में रिलीज होती है, रेडिएशन रिलीज होती है, hc बाई लैम्डा. किस एनर्जी का फोटोन रिलीज हुआ? hc बाई लैम्डा. कब रिलीज हुआ? जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आया स्टेबिलिटी गेन करने के लिए. बात थोड़ी बहुत समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है. एवरी सिस्टम वांट्स टू अटेन स्टेबिलिटी. अगर हम अपना भी एग्जांपल ले लें तो भी तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जैसे मान लीजिए कि आप जो है अभी घर जाओगे, है ना, और भूख लगी होगी, आप या नहीं भी मांगोगे तो भी मम्मी जो है प्यार करती है तो तुम्हें खाना जरूर देती है. ठीक है ना, तो तुम्हें खाना दिया. तो ये बड़ा ऑब्वियस सा क्वेश्चन जब मैं पूछता हूं तो पता नहीं क्या लोग क्यों गलत आंसर देते हैं. जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपको मम्मी ने खाना दिया और आपने खाना खा लिया, अब खाना खा के तुम स्टेबल हो गए कि अनस्टेबल हो गए? Unstable हो गई. थोड़ा सा दिमाग लगाया. हाँ? तो इसमें बिकॉज तुमने एनर्जी गेन की यू बिकम अनस्टेबल. मतलब क्योंकि जो अगर सोशल लाइफ के उस पे चले जाएंगे तो स्टेबिलिटी गेन हो रही है, बट साइंटिफिक मैनर में अगर सोचेंगे तो आप अनस्टेबल होते हो. ठीक है, और हम रोज रात में खाना खा के सोते हैं कि ऐसा ना हो सुबह स्टेबल हो जाएं. स्टेबिलिटी का मतलब समझ रहे हो ना? तुम अगर ये जो बाबा होते हैं ना, कई सारे बाबा प्रवचन देते हैं बहुत, तो बाबा जो है अक्सर बोलते हैं कि बेटा ऐसा है, तुम तकलीफ लेकर जाओगे, बाबा बड़ी टेंशन है, ये वो क्या करें जिंदगी में. तो कहते हैं ऐसा है, ज्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें मोक्ष की जरूरत है. कुछ ऐसा टर्म यूज करते हैं, मोक्ष प्राप्ति. अब वो बताते नहीं कि मोक्ष का मतलब क्या है. फिर तुम पूछोगे कि बाबा ये या जो भी
प्रवचन सुनने गया है बंदा, वो पूछेगा कि बाबा जी मोक्ष की प्राप्ति होती कैसे, तो बाबा जी तो चालाक इंसान, वो बोलेंगे ऐसा है तू ऐसा कर, व्रत रख, है ना, थोड़ा खाना पीना कम कर। तो बोले बाबा जी कितने दिन खाना पीना बंद रखना है, कितने दिन व्रत रखा, तो बाबा जी को तो पता था कितने दिन तक चल पाएगा ये। तो बोले ऐसा कर तू 1 महीने का फास्ट रख। अब वो बंदा तो भुक्कड़ इंसान, उसको खाना चाहिए था, लेकिन बाबा जी ने बोल दिया। अब बाबा जी ने बोल दिया तो वो उसने खाना पीना बंद कर दिया। अब 1 दिन खाना पीना नहीं खाया तो एनर्जी तो वो लूज कर रहा था, क्योंकि वर्क तो कर ही रहा है लेकिन कंज्यूम नहीं कर रहा है, एनर्जी तो लूज कर रहा है। तो लूज करने का मतलब है कि उसका सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। फिर उसने और खाना नहीं खाया, फिर और स्टेबल हो गया, फिर और खाना नहीं खाया, फिर और स्टेबल हो गया, फिर और खाना नहीं खाया, फिर और स्टेबल हो गया। बहुत जल्दी वो परमानेंट स्टेबिलिटी अटेन कर गया, जिसको बाबा जी ने क्या बोला था, मोक्ष बोला था। अब सोचिए अगर शुरू में बता देता हो बाबा कैसा है, तुमको मर जाना है, तो बाबा की पिटाई करके वो संभाल लेता। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। Yes. तो थोड़ा सा साइंटिफिक रहना है अपने को। बैक टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिली तो वो हायर एनर्जी ऑर्बिट में गया, क्योंकि वो डिस्टेबलाइज हो गया, वो एनर्जी लेके ऊपर गया। बट व्हेन यू स्टॉप सप्लाइंग एनर्जी, वो वापस आया अपने को स्टेबलाइज करने के लिए। और जब वो वापस आ रहा है तो उसको एनर्जी लूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही है कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में या तो लूज या गेन करके ही आप पहुंच सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Lord. इसको आप एक पोस्टुलेट है जो उसको लिख लो। When energy from some external source, when energy from some external source is supplied, when energy from some external source is supplied to the electron, it may jump to some higher energy level. It may jump to some higher energy level, by absorbing a definite amount of energy. A definite amount of energy. डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी का मतलब है डिफरेंस ऑफ 2 ऑर्बिट्स। अगर मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है, तो वो जब इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो वो जंप कर जाएगा लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट पे। ठीक है, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बैक, when electron jumps back to the lower energy level, it radiates. Lower energy level, it radiates same amount of energy. It radiates same amount of energy in the form of photon. Same amount of energy in the form of photon of radiation, quantum of radiation. आप चाहो तो वो कॉपी कर लो बेटा, मैंने ऑर्बिट्स के फॉर्म में जो दिखाया है, डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा लिख लो। ये सब लैम्डा वगैरह कैलकुलेट करेंगे आप। बहुत बेहतरीन मॉडल प्रपोज किया था बोर साहब ने। और तुम लोग सरप्राइज मत हो ना, बोर साहब का मॉडल जो फेल कराया था ना, इनके स्टूडेंट ने कराया था। अब तुम लोग खुश हो रहे होगे, है ना बेटा? वो PhD स्कॉलर था, तुम 10वीं पास करके बैठे हो। वैसे तो मैं चाहता ही हूँ तुम सबकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए।
हो गया? बेटा कॉपी कर लिया? ये पोस्टुलेट्स अभी हमने फिनिश किए। अभी इसके बाद उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हेडिंग डालिएगा बेटा, बोर्स क्वांटम थियरी ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ऑल्दो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से साइंस प्रपोज की, बट प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने केवल हाइड्रोजन के लिए ये चीज प्रपोज की या फिर हाइड्रोजन जैसे जो आयंस थे। हाइड्रोजन जैसे आयंस का मतलब क्या होता है? इनको कहते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी आपको ऐसा एटम या आयन लेना है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। तो भाई हाइड्रोजन में तो पहले से एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर एक हटा दो आप तो इसको हम वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोल देंगे। फिर क्या हो गया? लिथियम। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप 2 निकाल दो तो इसको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान लिया जाएगा। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने निकाल दो? 3 निकाल दो तो इसको वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मान लेंगे। इस तरह से आप इन एटम्स या आयंस के लिए ही इस थियरी को चेक करोगे। ठीक है? Yes. चलो अब थोड़ा सा डिस्कशन इस पे करते हैं। बहुत बेहतरीन साइंस उन्होंने प्रपोज की जिसकी तारीफ लोग आज भी करते हैं। अब आप इधर देखो कि एक सिस्टम हमको बनाना है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। भाई न्यूक्लियस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए कि Z एटॉमिक नंबर है। अगर मैं Z एटॉमिक नंबर ले लूं एटम का या आयन का, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में Z होंगे और एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E है तो ये Ze हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या बात समझ में आई बेटा? Yes. ये हो गया। अब इससे समझ लो कि r डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में। ठीक है, मान लीजिए कि ये nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, nth ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब क्या कैलकुलेशंस करें, क्या करना है? तो याद रखना ये जितना भी मैं कैलकुलेशन आपको बताने जा रहा हूं किस चीज का कैलकुलेशन है? ये कैलकुलेशन है डिस्टेंस का, यानी कि आप बात करोगे कि इलेक्ट्रॉन किस जगह पर कितनी डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से, पोजीशन की बात करोगे। फिर दूसरा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है उसका कैलकुलेशन करना है। फिर बिकॉज वो उसके पास वेलोसिटी है, इसका मतलब एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। और बिकॉज वो पॉजिटिव जो चार्ज है न्यूक्लियस उसके साथ इंटरेक्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके पास होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस, इनका जो है ना, इनको डिराइव करना है। जो हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं उससे अपने आप वो सारी वैल्यूज निकल आएंगी। सो आर यू रेडी? तो इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम क्लियरली लिख सकते हैं वो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। याद आ रहा है? तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, K तो 9 इंटू 10⁻9 पता ही है। ठीक है, 9 इंटू 10⁻9 पता ही है इसको। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यूनिट भी लिख सकते हो वैसे तो। Q1 कितना रख दें? Z ही रख देते हैं। Q2 कितना रख देते हैं? E रख देते हैं। बिकॉज वी आर ऑलरेडी सेइंग दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो नो नीड टू राइट प्लस और माइनस विद चार्जेस। इज माय पॉइंट क्लियर? Yes. क्योंकि हमने ऑलरेडी बोल दिया ना अट्रैक्शन, तो भाई अट्रैक्शन तो तभी होगा ना जब एक प्लस और एक माइनस होगा, अपॉन R स्क्वायर।
ठीक है, ये हो गया के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स याद आ रहा है? Yes. या फिर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दो, वो तो फिजिक्स है बेसिकली। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे हो? आप सुडो फोर्स के टर्म्स में बात करना चाहते हो या रियल फोर्स के टर्म में बात करना चाहते हो? तो आप उसको सेंट्रीपिटल बोलो या सेंट्रीफ्यूगल, वैल्यू वही लिखनी है, दैट इज आर। क्या क्लियर है बेटा? तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल बोल सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको केवल इक्वेट करना है विद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ठीक है, इसको आप चाहो तो इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। हाँ, ये मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आप बैठ कर रहे हैं यहाँ पर। जितना जितना समझ में आ रहा है वो आप साथ साथ कॉपी भी कर सकते हो और बीच बीच में क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो। ठीक है, ये हमने क्या किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है उसको इक्वेट कर दिया mv स्क्वायर बाई आर के साथ। mv स्क्वायर बाई आर हमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले लिया। ठीक है, और इसको हमने इक्वेशन 1 ऐसे ही लिख दी। ये एक चीज है, आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। फिर इसके बाद दूसरी चीज जो उन्होंने खुद बोली थी वो क्या थी? वो थी आर एम वी इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। ये उन्होंने खुद बोला हुआ था, उनका पोस्टुलेट चेक कर लो। आर एम वी इज इक्वल टू NH बाई 2 पाई। क्या समझ में आई बात? Yes. अब इसको आपको दोनों को देखो सॉल्व करना है। इसमें वेलोसिटी निकालनी है और रेडियस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ के, जेड, ई, एम, इनके टर्म्स में पाए, इनके टर्म्स में आपको क्या निकालना है? रेडियस एंड वेलोसिटी। अब इतना कॉपी करने के बाद तुम खुद करो, ठीक है, और देखो तुम क्या वैल्यू निकाल रहे हो। सामने स्क्रीन पे मत देखना, मैं कंटिन्यूसली करूंगा इधर, तुम उधर अपने आप करो और देखो फाइनली क्या निकालते हो। डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, जो करना हो करो। वेलोसिटी इज इक्वल टू आपको लिखना है समथिंग एन एच पाई एम, इनके टर्म्स में। आर के टर्म्स में नहीं लिखना है वेलोसिटी, या आर को वेलोसिटी के टर्म्स में नहीं लिखना है, आर को और वी को आपको एम एच एन इन सब के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, चलो करो।
देखो क्या तुम लोगों ने यही निकाला है? Yes, sir. बाकी लोग भी चेक कर लें बेटा मैंने क्या कर लिया है, और अगर नहीं कर पाए हो तो इसको कॉपी कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा मैंने किया, पहले वाला जो इक्वेशन था उसमें से वी स्क्वायर निकाल लिया और दूसरे वाले को स्क्वायर किया तो वहां से भी वी स्क्वायर आ गया, इक्वेट कर दिया, आर वहां पर अननोन था वो निकाल लिया। लिखने का स्टाइल भी देखो बेटा, मैंने जानबूझ के एन स्क्वायर बाई जेड को सेपरेट किया है, एन स्क्वायर बाई जेड को सेपरेट किया है। जानते हो क्यों? क्योंकि जेड नंबर है वो एटम पे डिपेंड करेगा, एन ऑर्बिट नंबर है वो ऑर्बिट किस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन के आपको रेडियस चाहिए उस पर डिपेंड करेगा, एच फिक्स्ड है 6.6 इंटू 10⁻⁻, वो फिक्स्ड है, पाई पता है, के पता है, एम पता है, ई पता है, ये सारी चीजें आपको पता है। तो हम लोग यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एच की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, के 9 इंटू 10⁹ रख देंगे, एम की वैल्यू रख देंगे 9 इंटू 10⁻31, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻, ये सारी वैल्यू जब रखोगे तो फिर आर की वैल्यू आती है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर बाई जेड मीटर, ये वैल्यू आती है। आप रखकर चेक करिएगा बेटा, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको। और अगर 10⁻10 हटा दोगे तो ये एंगस्ट्रॉम में बचेगा 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये रेडियस का वैल्यू आपने निकाल लिया, आपने ये पता कर लिया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितनी दूर रिवॉल्व कर रहा है, इसीलिए बोर्ड साहब को क्रेडिट दिया गया। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे अपने टाइम के, नोबेल प्राइज मिला था इनको ये सारी कैलकुलेशंस की वजह से। कितनी बड़ी बात कर दी इन्होंने, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बता दी न्यूक्लियस से। दिख रहा है बेटा 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। Yes, sir. आप चाहो तो 0.529 को ए नॉट भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर एन की वैल्यू 1 डाल दो, जेड की वैल्यू 1 डाल दो तो ये हाइड्रोजन का पहले ऑर्बिट का रेडियस हो जाएगा। इसको बोर ऑर्बिट भी बुला सकते हो। कॉपी करते रहना बेटा। हाँ? आप परेशान मत हो ना बेटा, एंड में मैं सब कुछ साफ साफ लिख दूंगा, रेडियस की वैल्यू भी साफ साफ लिख दूंगा, एनर्जी की वैल्यू भी लिख दूंगा, वेलोसिटी की वैल्यू भी लिख दूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस करने, ये फॉर्मूला तो आपको याद ही करना पड़ेगा। एंड रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम।
अब अगर ये आ गया हो आप लोगों को, तो आर की जो वैल्यू है उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। आर की जो वैल्यू है उसको सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो और वेलोसिटी की वैल्यू निकालो। चलो देखो, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ये, तो वेलोसिटी ऊपर हो जाएगी एन एच 2 पाई और ये है m इंटू आर, और आर वहां ऊपर लिखा हुआ है एन एच अपॉन 2 पाई एम। आर की वैल्यू है एन स्क्वायर एच स्क्वायर, और ऊपर जाएगा तो z और फिर आएगा 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर। ध्यान से देखो, मैंने कुछ नहीं किया, केवल वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी और कुछ नहीं। अब इसमें जो जो चीजें कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल कर दो, जो बच रहा है वो एंड रिजल्ट देखो। तो ये देखो, एक पाई गया, एक 2, यहां पर ये 2 बचेगा केवल, और फिर एक एच भी यहां पर चला गया, तो एक एच नीचे बच जाएगा, ऊपर कहीं भी एच नहीं है, ये एम परहैप्स कैंसिल हो रहा है और एक एन भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखोगे इस पूरे इक्वेशन में, ये तुम्हें खुद करना है, बट हाँ केवल मैं आपको दिखा रहा हूं कि प्रोसीजर क्या है। इसकी सॉल्विंग आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, डेरिवेशन प्रैक्टिस करने हैं इसके। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो z न्यूमरेटर में बच रहा है, n डिनोमिनेटर में बच रहा है, इसके अलावा nz का कोई दूसरा टर्म नहीं है। अरे और बाकी चीज लिख रहा हूं मैं, इसके अलावा z और n, क्योंकि वो अलग से लिखना होता है ना। इसके अलावा 2 पाई देखो बच रहा है, ऊपर 2 पाई बच रहा है, बच रहा है, दिख रहा है? कुछ कह रहे हो क्या मुझसे? बीच में बहुत आवाजें आ रही हैं तुम्हारी तरफ से। समथिंग, कुछ भी नहीं बोल रहे हो मुझसे ना? मैं कंटिन्यू करूं इसको? हाँ, तो देखो 2 पाई के बच रहा है, इसके अलावा देखो एक ई स्क्वायर बचा है ऊपर, और फिर नीचे इतनी चीज बच रही है। ये वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला डिराइव किया इन टर्म्स ऑफ जेड एन एच के ई। अब अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो सब, तो आपको एक फॉर्मूला में दे रहा हूं, ये निकलेगा 2.185 इंटू 10 टू द पावर 6 z बाय n तो रहने ही वाला है, ये मीटर पर सेकंड में है। बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला ये भी है, इसको भी नोट करिए, इसको भी नोट करिए, और बाकी चीजें मैं हटा देता हूं सो दैट आपको सब साफ साफ दिखाई दे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा कैलकुलेशन में कुछ? 2.185 है, 2.185। थोड़ा सा पॉइंट को डार्क कर देता हूं, नहीं तो कई बार ये दिखाई नहीं देता है।
कर लिया बेटा? Yes, sir. हाँ, गाइस अब इसमें नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या आता है? एनर्जी कैलकुलेशन का। एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, इसमें ध्यान से देखना बेटा। एनर्जी अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन की लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। भाई एनर्जी जो होगी यही तो होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी लिखना बड़ा आसान है, हाफ mv²। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखें? तो अगर आप रिकॉल करो तो मैंने ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि दो चार्ज्ड पार्टिकल्स अगर हैं r डिस्टेंस पे तो उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है k q1 q2 बाई r। याद है फॉर्मूला? Yes, sir. तो अब आप सब्स्टिट्यूट कर दो, क्योंकि आप एक न्यूक्लियस है आपका Ze और दूसरा है -e। याद रखना, इस बार आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी अट्रैक्शन या रिपल्शन, वो फोर्स के लिए बोला जाता है। तो यहां आपको साइन के साथ रखना पड़ेगा जो चार्ज है। तो एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी बताओ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? नेगेटिव होगी। kZ²/r सब्स्टिट्यूट कर दो कि -kZ²/r। कोई कंफ्यूजन बेटा? No, sir. नो। और अगर थोड़ी देर पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या था? kZ²/r² इज इक्वल टू mv²/r। अगर यहां से मैं तुमसे हाफ mv² का वैल्यू पूछूं तो कितना निकलेगा? हाफ mv² का वैल्यू बताओ, ये देख करके ये एक्सप्रेशन देखो और हाफ mv² का वैल्यू बताओ। Upon 2R. ये हाँ kZ²/2r आएगा। ये क्या बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. ये तो थोड़ी देर पहले हमने फोर्स का बैलेंसिंग किया था ना, वहीं से ही उसको उठाया मैंने। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पर, तो ये हो जाएगा kZ²/2r माइनस kZ²/r। देखो मैंने दोनों को एक ही जैसा बना लिया, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज को। फायदा क्या हुआ? वी विल बी एबल टू सब्ट्रैक्ट नाउ। क्या हो जाएगी टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो जाएगा -kZ²/2r। क्या सबको ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब आप चाहो जो r है वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। r आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था, पहले से ही निकाला हुआ है r की वैल्यू। देखो r कहीं पर लिखा हुआ है आपके पास, सब्स्टिट्यूट करो। देखो r की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की जो हमने निकाली थी पहले। r की वैल्यू क्या थी? n²/z। तो ये जो मैं थोड़ा ग्रीन लिख देता हूं, ये n²/z दिख रहा है। और साथ में देखो r की वैल्यू में क्या था? h² था n² के, तो यहां आ गया। और फिर डिवाइड हुआ था तो यहाँ ऊपर चला जाएगा वो 4π² kme²। दिख रहा है?
अच्छे से कॉपी करिए, बट हाँ ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चल रही हैं। इसको आप अच्छे से सॉल्व करिए, लेकिन जो मेन चीज है उस पे फोकस रखिए। क्या ये जो z है, ये एक z यहां है और n स्क्वायर, देखो हर बार हम लोगों ने n स्क्वायर n z इन्हीं के टर्म्स में चीजें की हैं, तो यहां पर भी वही निकलेगा। तो यहां पर हम लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और बाकी चीज को आपको वैसे ही लिख देना है। और जब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, यहां पर सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे, जब आप वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करोगे तो फिर आंसर आता है, आंसर यहां पर एनर्जी, टोटल एनर्जी आ जाएगी -13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये आएगा z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर जूल। और अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो हो जाएगा -13.6 और z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो मैंने केवल तुम्हारे साथ खेल खेला है, इमोशंस के साथ। जो सामने दिखा मेरे को, देखो ये वैल्यू याद रहती है, तुम्हें भी यही वैल्यू याद रहेगी। इसको मुझे जूल में लिख के ऐसे ही दिखाना था, क्योंकि ये सारी वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर जूल में आएगा। तो मैंने 1.6 इंटू 10⁻⁻19 लिख दिया, सो दैट ये डेटा गलत ना हो जाए। तो मैं उल्टा गया बेसिकली तुम्हें दिखाने के लिए। बाकी याद रखने वाली चीज केवल ये वाली है। सबको समझ में आया बेटा कैसे निकाली ये सारी वैल्यूज? Yes, sir. सब कॉपी भी कर रहे हैं? Yes, sir. हो गया. हो गया? मेरे से तेज चल रहे हो तुम लोग। Yes, sir. वेरी गुड। स्टूडेंट्स को तो आगे रहना ही चाहिए यार, बिल्कुल सही बात है। तो इसको हटा दे। Yes, sir. हाँ, अब इस पूरे इसका एक थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं, स्पेशली एनर्जी वाले का। देखो अगर तुमसे मैं पूछूं बेटा कि जरा वैल्यूज को ध्यान से देखकर बताना, काइनेटिक एनर्जी और एनर्जी में रिलेशन क्या है? दोनों इक्वल हैं, बस एक दूसरे के नेगेटिव हैं। क्या तुम इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हो? Yes. ये काइनेटिक एनर्जी थी और टोटल एनर्जी कितनी निकली थी? -kz²/2r। दोनों इक्वल ही तो है, खाली तो माइनस प्लस का फर्क है, वो हो गया यहां पर। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? कौन किसका डबल है? Potential energy double. यस, बिकॉज निगेटिव में है तो कोई टेंशन ही नहीं है, आपको केवल 2 टाइम्स यहां पर टोटल एनर्जी लिख देनी है, टोटल एनर्जी। ठीक है, चाहो तो इसको भी टोटल लिख दो, टोटल एनर्जी। और अगर चाहो तो आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन लिख सकते हो। ये हो जाएगा माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाई 2। ये सब छोटे छोटे रिलेशंस है जो आपको लिख के रखने, सो दैट अचानक से एग्जाम में आ जाए और कंफ्यूजन ना हो जाए। हल्का ही फुल्का है, 2:1, 1:1, बस ऐसी ही चीजें चल रही हैं। ये भी लिख लिया बेटा? Yes, sir. हाँ, अब आपको एक काम जो करना है, होमवर्क लिखिए अपने लिए। होमवर्क ज्यादा नहीं है, छोटा सा ही है। एक टेबल बनानी है आपको, एक टेबल बनानी है आपको। उस टेबल में एक तरफ यहां लिखना है एटम और आयन, ठीक है? और यहां पर ज्यादा छोटा ही सा है, 1 2 बस 3 ही है, 3 क्वेश्चन समझ लो, 1 2 3, ठीक है?
और तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन एटम हो गया, हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन प्लस प्लस कर दिया, बेरिलियम प्लस 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 हो गया, और फिर यहाँ पर जो फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होगा n की वैल्यू 1, हाँ, और हाइड्रोजन एटम का मतलब हो जाएगा z की वैल्यू 1, हीलियम प्लस का मतलब हो जाएगा z की वैल्यू 2, और Li प्लस का मतलब z की वैल्यू 3, बेरिलियम प्लस 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 की मतलब z की वैल्यू 4। इसकी जरूरत पड़ेगी ना, कैसे, क्यों जरूरत पड़ेगी आपको? फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इनके लिए निकालना है क्या क्या? रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी। बस, ज्यादा नहीं, 3 ही क्वेश्चन, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, बस ये तो इन सब के लिए करना है, ज्यादा नहीं। हाँ, बस 3 क्वेश्चन है, ओनली 3 क्वेश्चन, रेडियस, वेलोसिटी और छोटा सा होमवर्क है ये तुम्हारे लिए, ठीक है? Yes, sir. और ये टेबल बना करके मुझे आज ही भेजना बेटा। वैसे इसको, ये टेबल बना लिए सबने? राज की चीज दिखा दो। वैसे मैंने ये वैल्यू सब निकाल रखी है, लेकिन तुम्हें दे नहीं रहा हूं अभी। तुम पहले मुझे दे दोगे, फिर मैं ये वीडियो तुम्हें भेजूंगा, ठीक है? चलो, अभी आप रेस्ट कर सकते हो बेटा।